क्या भारत यूएस, इजराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध में न्यूट्रल था? आइए देखते हैं। तो एंड ऑफ फरवरी में इजराइल और यूएस ईरान पर अटैक करते हैं। ठीक है, ईरान पर अटैक करते हैं और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी ट्वीट या कोई भी आलोचना करने का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। पर स्टेटमेंट कब आता है? आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये ट्वीट्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करे मार्च 2 और मार्च 3 को करते हैं वो ट्वीट। कब? जब ईरान रिटेलिएटरी अटैक्स करता है। किस पर? यूएस के मिलिट्री बेसिस पर जो गल्फ कंट्री में है। तो उन अटैक्स की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं। लेकिन आप इसमें एक भी ट्वीट ऐसा नहीं पाएंगे जो ट्वीट आलोचना करे कि एक यूएस और इजराइल ने कैसे पूरी की पूरी लीडरशिप ईरान की खत्म कर दी, आयतोल्ला को असैसिनेट कर दिया। वो आयतोल्ला जो ना कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर थे ईरान के, पर शियास के रिलीजियस लीडर भी थे। और हमने देखा कि कैसे यूएस के एक मिसाइल ने मिनाब में, ईरान में मिनाब के एक स्कूल में अटैक किया और उसमें 136 से भी ज्यादा बच्चियों को मार दिया। उसको कंडेम करते हुए भी भारत की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। मोदी जी की तरफ से कोई भी ट्वीट हम नहीं देखते हैं। मगर हम वो क्या देखते हैं कि मोदी जी जो है वो बात करते हैं, किससे? नेतन्याहू से बात करते हैं फोन पे और अपना जो कंसर्न है वो दिखाते हैं और वो उसको ट्वीट भी करते हैं कि वो कंसर्न है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए मिडिल ईस्ट में और अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो इस पूरे अटैक्स के दौरान ईरान के ऊपर हुए कोई भी अटैक पे कोई भी कंडेमनेशन ना ही मोदी जी की तरफ से आता है, ना ही आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट में। एक जो ट्वीट आता है वो आता है, आप देखिए, मार्च 17 को आता है। मार्च 17 को वो बताते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के से बात करी है। और वो कब बात करी है? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय शिप्स का जब मसला उठा तब बात करी है। और उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें भी आलोचना कहीं नहीं है ईरान पे हुए, या चलिए आलोचना छोड़िए, कॉन्डोलेंस जिसे हम कहते हैं कि मरने पर दुख शोक मनाना, वो भी नहीं है। बट सिर्फ ये बात करते हैं कि इंडियन सिटीजन्स वहां है और जो भी रीजनल वो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है वो। तो हम ये पूरे दौरान देखते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए, भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए, उनसे मेरा सवाल है कि क्या इन ट्वीट्स को देखते हुए या फिर आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, कहीं भी भारत आपको न्यूट्रल लग रहा है? आगे हम ये भी देखते हैं कि यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आता है। किस पे आता है? नेविगेशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, और बहुत सारे देश उसको सपोर्ट करते हैं और भारत उसका को स्पॉन्सर है। और वो जो रेजोल्यूशन है वो क्या करता है? वो बहुत ही एक तरफा रेजोल्यूशन है जो ईरान को क्रिटिसाइज करता है। वो रेजोल्यूशन जिसको भारत समर्थन देता है, ना ही समर्थन देता है, को स्पॉन्सर करता है। हालांकि रशिया और चाइना उसको ब्लॉक कर देते हैं।
दूसरी तरफ एक और रेजोल्यूशन रशिया और चाइना लाते हैं जिसको हम थोड़ा बैलेंस्ड रेजोल्यूशन कह सकते हैं, जिस रेजोल्यूशन में रशिया और चाइना क्या बात करते हैं, रशिया और चाइना ये बात करते हैं कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटीज बंद की जाए, और हॉस्टिलिटीज अगर बंद होंगी तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेविगेशन हो सकता है और रीजनल स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। तो बहुत ही एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट वो लाते हैं उनकी तरफ से, पर भारत का उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस रेजोल्यूशन पे। तो इस सब को देखते हुए, रेजोल्यूशन को देखते हुए, स्टेटमेंट्स को देखते हुए, आपको किस एंगल से भारत न्यूट्रल नजर आता है? अगर आप साफ तौर पे देखें तो भारत का एक बहुत ही अच्छी तरह झुकाव नजर आता है एक तरफ पर, जहां पे वो ईरान को आइसोलेट करता हुआ नजर आता है। जो हमने ये भी देखा कि जब ईरान का जो शिप है जिसको अटैक करता है, यूएस अटैक करता है इंडियन ओशन में, जिसको आप देख भी सकते हैं कि मोदी जी की एक पूरी क्लिप है जिसमें वो बोलते हैं कि इंडियन ओशन जो है वो उस पे जो इंडिया है वो सोवरेनिटी बताता है, तो उस पे भी वो कोई कॉन्डेम नहीं करते हैं, ना आलोचना करते हैं। तो बहुत ही साफ साफ नजर आता है कि इंडिया कहीं भी न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता है। चलिए, अब इंडिया का इस पे स्टैंड लेना, भारत का ईरान पर हुए स्ट्राइक्स के खिलाफ स्टैंड लेना क्यों जरूरी है और था, आइए समझते हैं। भारत का ईरान पर हुए स्ट्राइक्स के खिलाफ स्टैंड लेना क्यों जरूरी था? अब इस पे बहुत सारे तर्क दिए गए। कुछ तर्क ये दिए गए कि भाई ईरान हमारा एलाई रहा है, पास्ट में ईरान ने मदद करी है, पास में ईरान ने हमारे लिए कुछ किया है। फिर दूसरी तरफ ये कहने लग गए कि इजराइल ने हमारे तरफ कुछ किया है, हमारे लिए कुछ किया था। मैं दोनों ही तर्कों को बहुत ही शॉर्ट साइटेड मानती हूँ। इनमें दूरदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। अब क्यों कंडेम करना जरूरी था? कंडेम करना जरूरी इसलिए था क्योंकि आप देखिए, ईरान जो था इन द मिडल ऑफ नेगोशिएशंस था, पीस टॉक्स हो रहे थे, और इन द मिडल ऑफ नेगोशिएशन में यूएस और इजराइल ईरान पे अटैक कर देते, अनप्रोवोक्ड अटैक है, और नेगोशिएशन भी ऐसे जिसमें ईरान सारी शर्तें मान ही चुका था। ईरान ने कभी कहा ही नहीं कि उसको न्यूक्लियर वेपन चाहिए, ना वो बना रहा था। अगर आप जो केंट, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, जो कि इंटेलिजेंस के हेड थे वहां पे यूएस में, आप उनकी बात सुन, आप उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है ईरान कहीं भी क्लोज भी नहीं था न्यूक्लियर वेपन लेने के, ठीक है। यूरेनियम इनरिचमेंट जरूर हो रहा था। यूरेनियम इनरिचमेंट क्या है? यूरेनियम इनरिचमेंट तो आप पीसफुल पर्पसेस के लिए भी कर सकते हो। क्या यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज नहीं होती है क्या? तो जरूरी थोड़ी कि न्यूक्लियर वेपन होना। तो वो सारी शर्तें मान चुके थे, ये साफ था। तो जो ये अटैक था वो ईरान की संप्रभुता पे अटैक था। वो अटैक था किस पे? वो अटैक था प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी पे। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन, तो जब सोवरेन इक्वालिटी कब आता है, आप देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जब स्थापित होता है, तो उसके चार्टर में प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेशंस जो बने, मेंबर्स बने यूनाइटेड नेशंस के, वो पहले क्या थे? वो कॉलोनीज थे। वो कॉलोनीज थे यूरोपियन पावर्स के। तो वो जब मेंबर बनते हैं तो जाहिर तौर पे वो चाहते हैं कि वो जब मेंबरशिप हो तो हम कॉलोनाइजेशन, हम डीकॉलोनाइजेशन कहते हैं। डीकॉलोनाइजेशन मतलब वो एरा जिसमें कॉलोनीज होते थे, हम वो पीछे छोड़ के अब हम सोवरेन इक्वालिटी की बात करेंगे। तो साफ तौर पे जो अटैक ये किया जाता है ईरान पे, वो सोवरेन इक्वालिटी पे अटैक है। वो प्रिंसिपल जो है इंटरनेशनल लॉ का, जो कॉर्नर स्टोन है, उस पे अटैक है। फिर ये यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल 2 पैरा 4 है, जो ये कहता है कि नो मेंबर स्टेट कैन यूज फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी
पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी ऑफ अनदर मेंबर स्टेट, नहीं कर सकते वो, तो वो वायलेट करता है। और ये जो प्रिंसिपल है नॉन यूज ऑफ फोर्स, अगर आप आईसीजे के जजमेंट्स देखें तो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया गया है कि इसको यूज कोजेंस वो नॉर्म होता है कि जिसको कभी आप, जो मैंडेटरी होता है इंटरनेशनल लॉ में सारे प्रिंसिपल्स मैंडेटरी नहीं है, सारे रूल्स मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो है इसको इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इसको मैंडेटरी बताया गया। तो अब आप इस ईरान को अटैक को अगेन आप वेनेजुएला में जो जनवरी में हुआ उससे अलग नहीं दे सकते, फिर इजराइल जो लेबनान में कर रहा है, सदर लेबनान को ऑक्यूपाई कर रहा है, उससे अलग नहीं दे सकते। तो ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, ये सारे प्रेसिडेंट्स ने जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, जो पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं, ठीक है, पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं, जो हमेशा इनसिक्योर रहती है अपनी सॉवरेनिटी को लेकर, ठीक है, पर उन्होंने लड़के जो अपनी डीकॉलोनाइज कराया और अपने आप को कॉलोनी से आजादी दिलवाई, कॉलोनाइजेशन से आजादी दिलाई, उनमें बहुत डेंजर का मैसेज जाता है। और वो सारा ग्लोबल साउथ भारत के हर एक मूव को बहुत ही बारीकी से देख रहा है। आप देखिए कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, कल को कोई भी पावरफुल कंट्री किसी भी लेस पावरफुल कंट्री पे अटैक कर देगा, ठीक है, और क्यों अटैक कर देगा? क्योंकि उसकी रिजीम जो वो कह रहे हैं वो उसकी मान नहीं रहा है। तो इससे कौन सा क्या चीज स्टार्ट होती है जिसका वार्निंग किसने दी थी? घाना के जो प्रेसिडेंट थे कवामे नक्रुमा, उन्होंने अपनी बुक में नियो कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करी थी। अब नियो कॉलोनियलिज्म क्या है? नियो कॉलोनियलिज्म कि कोई स्टेट है जो बाहर से तो आपको एकदम सोवरेन दिखता है, आजाद दिखता है, पर एक्चुअली में जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, आर्थिक पॉलिसीज है या राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिसीज है, वो बाहर से, देश के बाहर से कोई फॉरेन कंट्री डायरेक्ट करती है। उसको हम कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, क्योंकि पहले जो कॉलोनियलिज्म था उसमें पॉलिटिकल कंट्रोल डायरेक्ट था, इसमें इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो वो एरा इन्होंने एक तरह से स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही ओपनली स्टार्ट कर दिया है। अब भारत ने उसको कंडेम ना करके अपनी जो मॉरल अथॉरिटी है वो खत्म कर दी है कि कल को अगर भारत के साथ ऐसा कुछ होता है तो भारत कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि भारत ने इस समय कोई स्टैंड नहीं लिया। अब ईरान को सपोर्ट करना लोगों के द्वारा क्यों जरूरी है? भारत के लोगों के द्वारा इसलिए जरूरी है बिकॉज ईरान इज द लास्ट बैशन फाइटिंग नियो कॉलोनियलिज्म इन द ग्लोबल साउथ। क्योंकि अगर गिर जाता है ईरान तो ग्लोबल साउथ की जो सोवरेनिटी है, जो स्टेट्स की सोवरेनिटी है, वो बहुत ज्यादा डेंजर में आ जाएगी। इस बात को बहुत ही अच्छी तरह समझाया है भारत के एक रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक जी ने अपनी एक इंटरव्यू में। आइए सुनते हैं। Tactics of aggression, that if you get away with Venezuela, then you attack Iran. If you get away with Iran, you attack Cuba. In other words, aggression builds upon itself. And if the US actually gets away with Iran, in that case, the US would get emboldened to go ahead with similar attempts at regime change in lots of countries. In that sense, I believe the freedom of the whole of the global South, including countries like my own, is really bound up with the resistance of what is happening in Iran.